बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोलॉजी का चौथा टॉपिक है टिशू कल्चर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम टिशू कल्चर को स्टडी करते हैं, उसकी डिफिनीशन करेंगे कि टिशू कल्चर है क्या चीज़। फिर उसका हिस्ट्री ऑफ टिशू कल्चर बताएंगे कि हिस्ट्री जो है वो टिशू कल्चर किसने ईजाद किया, किसने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किया। फिर उसके बाद मैकेनिज़्म करेंगे कि ये टिशू कल्चर होता किस तरह है। फिर इसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं डिफिनीशन से। तो इट इज़ tissue culture, the in vitro growth of a cell and tissues in a nutrient medium to produce a whole organism। एक सेल को या एक टिश्यू को हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम में जब ग्रोथ करेंगे तो उससे होल ऑर्गेनिज्म बनेगा। इस प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहते हैं। जिस तरह डिफिनीशन में है कि द इन वाइट्रो ग्रोथ का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता। इसके लिए हम जो है नॉन लिविंग मीडियम तैयार करेंगे। उस मीडियम में क्या क्या होंगे इंशाल्लाह अब कुछ देर ही बाद हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है इसका मतलब क्या है और ये मीडियम में हम किस किस चीज़ों को, एंजाइम्स को, हार्मोन को वगैरह को लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम नीचे डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया टिश्यू कल्चर का डिफिनीशन कि द इन वाइट्रो ग्रोथ ऑफ अ सेल एंड टिश्यूज़ इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम टू प्रोड्यूस अ होल ऑर्गेनिज्म। एक बात जहन में याद रखिए कि जो टिश्यू कल्चर जो प्रोसेस है ये हमेशा प्लांट पे एप्लीकेबल है, एनिमल सेल में ये प्रोसेस नहीं होता। तो सबसे पहले 1902 में हेबरलैंड जो है ये एक साइंटिस्ट था और इसने टिश्यू कल्चर का कंसेप्ट दिया और इसने कहा कि ये है टोटी पोटेंशियल है कि ऑल प्लांट सेल आर टोटी पोटेंशियल। टोटी पोटेंशियल का मतलब है कि द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू ग्रो इनटू अ होल ऑर्गेनिज्म। एक सेल का एबिलिटी जिसके ज़रिए हम इससे एक होल ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं उसको टोटी पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये जो है हेबरलैंड ने फर्स्ट ऑफ ऑल 1902 में सेल टिश्यू कल्चर का कंसेप्ट दिया था। फिर जब उसने ये कंसेप्ट दिया तो 1952 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टीवर्ट नामी साइंटिस्ट था। 1952 में उसने ये कंसेप्ट जो है जो हेबरलैंड ने दिया था कि ऑल प्लांट सेल आर टोटी पोटेंशियल, मीन जो जितने भी प्लांट सेल है इसमें ये सलाहियत है कि इससे हम होल ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो स्टीवर्ट ने जो है पोइलम सिलिया और उससे जो है कैरेट प्लांट जो है वो बना दिया। तो इसने जो मीडियम इसके लिए लिया था उस मीडियम में जो थे वो विटामिन्स थे, हार्मोन्स थे और कोकोनट मिल्क था। ये जो कोकोनट मिल्क है ये सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन के लिए जो है ये लिया गया था। बाकी विटामिन और हार्मोन्स जो है ये प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो हम अभी मैकेनिज़्म ऑफ टिश्यू कल्चर करने जा रहे हैं कि टिश्यू कल्चर जो है हम किस तरह करेंगे, हम सेल को एक्सट्रैक्ट किस तरह करेंगे और फिर सेल को जो है होल ऑर्गेनिज्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्सप्लांट। कोई भी पार्ट से जब हम सेल लेंगे, टिश्यू लेंगे या आर्गन लेंगे उसको हम एक्सप्लांट के नाम से जानते हैं। तो पहले एक्सप्लांट लेंगे, फिर एक्सप्लांट को और जो मीडियम हमने लिया है मीडियम अकॉर्डिंग टू द टिश्यू कल्चर लेते हैं कि हम किस सेल की या किस टिश्यू की जो है हम टिश्यू कल्चर कर रहे होते हैं तो उसके मुताबिक और हम जो है वो मीडियम लेते हैं। इसमें हार्मोन, उसमें विटामिन और जितने भी ग्रोथ सब्सटेंस है तो हम उसको लेते हैं। तो मीडियम कंटेन अ सुटेबल न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू द टिश्यू कल्चर। और ये न्यूट्रिएंट जो होगा ये हमेशा एसेप्टिक होगा, मीन ये फ्री ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज़ इन प्लांट्स। तो ये इससे जो है वो क्या होगा, वो फ्री होगा। तो हम इसको ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया फ्री कैसे बनाएंगे या सिंपली हम उसको एसेप्टिक कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम जो है स्टेरिलाइज़ करेंगे, एक्सप्लांट को भी स्टेरिलाइज़ करेंगे और जो मीडियम है उसको भी स्टेरिलाइज़ करेंगे। जब हम इसकी स्टेरिलाइज़ करते हैं तो ये जो है वायरस, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है तो डिजीज़ इसका जिसके कुछ चांसेस नहीं होते। एक्सप्लांट एंड मीडियम आर विल बी स्टेरिलाइज। अच्छा, तीसरा जो तरीका है हम जो है स्टेरिलाइजेशन के बाद एक्सप्लांट जो हमने लिया होता है उसको एक मीडियम में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। उस मीडियम में चौथे नंबर पर जब हम उसको एक मीडियम में डाल लेते हैं तो ये सेल जो है ये अपना डिवीज़न शुरू कर देता है और कुछ जो है वो कुछ मासेस इस तरह का बना लेता है जिसको हम केलस के नाम से जानते हैं। द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ अ सेल इज कॉल्ड केलस।
अच्छा, ये अनडिफ्रेंशिएटेड का क्या मतलब है? यानी जो सेल हमने एज एक्सप्लांट लिया था उसको वो डिवाइड हुआ, जिस तरह हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि ऑल सेल आर विल बी द न्यू सेल आर विल बी एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सेल जो होगा ये डिवाइड होगा और इसकी नंबर इस तरह इंक्रीज़ होगी। जब इसकी नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो हमारे पास अनडिफ्रेंशिएटेड मास बनेगा। अनडिफ्रेंशिएटेड मास से क्या मुराद है? अनडिफ्रेंशिएटेड मास से यही मुराद है कि ये जितने सेल यहाँ पे प्रेजेंट है हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा सेल शूट बनाएगा, कौन सा सेल रूट बनाएगा, कौन सा सेल स्टेम बनाएगा। हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो इस सेल का कुछ फंक्शन है, तो हाँ, इस सेल का एक ही फंक्शन है और वो है ग्रोथ। हम लेटरली जो है ये जब डिवाइड होंगे हम उसको डिफरेंट एंजाइम और हार्मोन के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर ये जो है अपने अपने फंक्शंस दे देते हैं। मगर जब ये केयरलेस है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास है, तो उसमें हम किसी भी सेल को, यानी यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट है, हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा सेल जो है वो रूट बनाएगा, कौन सा सेल शूट बनाएगा, कौन सा सेल टिश्यू बनाएगा। अच्छा, फिफ्थ जो पॉइंट है कि जब ये केयरलेस बन जाएगा तो हम इस केयरलेस को ले लेते हैं और इसको दूसरे मीडियम में जो है वो डाल लेते हैं। उस दूसरे मीडियम में भी हमने एक प्रॉपर अरेंजमेंट की हुई होती है। तो उस दूसरे में सबसे पहले जो है हम एक मीडियम होता है और उसके अंदर जो है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों हार्मोन होते हैं। मगर ऑक्सिन की जो कंसंट्रेशन है वो लो होगी और साइटोकाइनिन की ज़्यादा होगी। तो उस मीडियम में जो है वो शूट फॉर्मेशन हो जाएगा। शूट फॉर्मेशन के बाद हम उसको ले लेते हैं और फिर उसको जो है वो तीसरी मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं और उस तीसरी मीडियम में जो है हम हाई ऑक्सिन लेते हैं और लो साइटोकाइनिन लेते हैं। तो इसी तरह जो है हमारे पास उसकी रूट फॉर्मेशन भी हो जाती है। जब रूट भी बन जाता है और शूट भी बन जाता है तो फिर इसके शूट जो बना हुआ होता है उस पर क्यूटिकल नहीं होता। मतलब ये है कि उसमें जो है उसमें क्यूटिकल नहीं होता। मतलब कि जब उससे वाटर लॉस होते हैं तो इसके लिए हम उसको हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग से क्या मुराद है? हार्डनिंग से यही मुराद है कि हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से उसको एनवायरनमेंट की तरफ जो है वो एक्सपोज करते हैं ताकि वो अपने आप को एडाप्ट कर सके एनवायरनमेंट के मुताबिक। अगर हम डायरेक्टली जो है उस मीडियम से लेंगे और फिर उसको एनवायरनमेंट में या किसी पोर्ट में, फार्म में या किसी ग्रीन हाउस में जो है उसको डायरेक्टली रखेंगे तो वो प्लांट जो है उसका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि उसमें एडाप्टेशन नहीं होता, क्यूटिकल नहीं होते। जब क्यूटिकल नहीं होगा तो इससे ज़रूर जो है वो क्या होंगे, वो वाटर लॉसेस होगी। जब वाटर लॉसेस होगी तो प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए हम हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग द ग्रेजुअल एक्सपोजिंग ऑफ अ प्लांट टू एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर एडजस्टमेंट के लिए हम जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो है इसके ज़रिए हार्डनिंग का मेन फ़ायदा और फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस। इसी वजह से जो है उस पर क्यूटिकल आ जाते हैं और वाटर लॉस को वो प्रिवेंट करता है। जब हार्डनिंग हो जाता है और अपने जो प्लांट हमने बनाया था केयरलेस से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो फिर इसके बाद हमारी मर्जी, अगर उसको पोर्ट में रखते हो, किसी फार्म में लगाते हो या किसी ग्रीन हाउस में लगाते हो। अच्छा, जो टिश्यू कल्चर है इसके लिए कौन कौन से अपरेटस जो है वो यूज़ होते हैं? तो इंशाल्लाह ये सेल कल्चर हुड जो है ये आपको तस्वीर में दिखाई देगा कि ये जो है ये सेल कल्चर हुड है। तो सेल कल्चर हुड का क्या काम होता है? ये जो है ये मैंने पहले कहा कि हम मीडियम और दोनों को जो है वो स्टेरिलाइज लेंगे, मीन एसेप्टिक लेंगे, वो फ्री ऑफ वायरस, बैक्टीरिया और एन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। तो हमारे लिए ये स्टेरिलाइजेशन और ये स्टेराइल एनवायरनमेंट बनाने का काम जो है वो सेल कल्चर हुड करता है। फिर उसके बाद जो है इंक्यूबेटर लेते हैं। तो इंक्यूबेटर में क्या होता है कि इंक्यूबेटर जो है इसकी जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल इसकी ह्यूमिडिटी हुई, ऑप्टिमल टेम्परेचर हुआ, CO2 एंड A2 और O2 जो है वो हुआ। अच्छा, इसके बाद वाटर बाथ जो है, सेंट्रीफ्यूग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सेल काउंटर, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप भी जो है आपको तस्वीर में दिखाई देगा। ये एक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है जो हमें बहुत एग्जैक्ट इमेज और जो है वो एक्सेलेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया करता है।
फिर लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज़र जो है लेते हैं, एंड अगेन जो है वो क्या करता है, स्टेरिलाइज़र लेते हैं जिसके ज़रिए हम मीडियम और एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज करते हैं। अच्छा, सेल कल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सेल को या एक प्लांट को जो है वो उसको बनाना चाहते हैं कि इस प्लांट में ये तब्दीलियाँ हो, यानी इसमें जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन ज़्यादा हो या जो हम गार्डन वगैरह में जो फूल मूल लगाते हैं खूबसूरती के लिए, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो फ्लावर्स हो, तो इसी वजह से जो है वो हम टिश्यू कल्चर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए एक प्लांट बन गया, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक लेंथी प्रोसेस है, वो जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हम जो है एक प्लांट को बना लेते हैं, डिज़ायर प्लांट को, जो हम चाहते हैं कि ये अपनी जो है वो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ करे वो जो है अपनी प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करे। तो इसके लिए हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए अपनी डिज़ायर प्लांट को बना लेते हैं, मगर उस प्लांट से और उसी तरह प्लांट बनाना जो है वो हम टिश्यू कल्चर के ज़रिए करते हैं। तो यूज़ फुल मेथड टू इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ डिज़ायर प्लांट्स। इसी वजह से जो है टू ऑब्टेन, दूसरा जो फंक्शन है या इम्पोर्टेंस है टिश्यू कल्चर का, टू ऑब्टेन डिजीज़ फ्री प्लांट। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लांट है, उसको डिजीज़ लगी हुई होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल फंगस की वजह से या किसी वायरस की वजह से, तो हम उससे जो है वो सेल लेते हैं, फिर उसको जो हम स्टेरिलाइज़ करेंगे या उसको जो है वो इंक्यूबेटर में जो सेल कल्चर हुड है उसमें स्टेरिलाइज़ करते हैं, तो वो उसमें जो बैक्टीरिया या फंजाई है वो मर जाते हैं। जब वो किल्ड हो जाते हैं तो वो फिर डिजीज़ काज नहीं करता। इसी तरह उस सेल को जो है हम फिर केलस बनता है, फिर केलस के बाद जो हमने सारा मैकेनिज़्म पढ़ा उससे पास होके एक ऑर्गेनिज़म या वो प्लांट जो है वो बन जाता है जो डिजीज़ फ्री होता है। पहले जब हमने उसे एक्सट्रिक्ट किया तो उसमें डिजीज़ थी, और एक्सट्रिक्ट वहाँ एपिकल बड से अक्सर औकात करते हैं। एपिकल बड जो है ये न्यूली ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट होता है, तो वहाँ पे जो है वो डिजीज़ काजिंग या फंगल अटैक, वायरस अटैक की चांसेस बहुत कम होती है। इसी वजह से हम वहाँ से ले लेते हैं और फिर उसको टिश्यू कल्चर के ज़रिए फ्री जो है वो डिजीज़ प्लांट बना लेता है। तो एक तो उसका फंक्शन है कि हम डिज़ायर प्लांट की जो प्रोडक्ट है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए एक प्लांट बना, फिर उसके हम टिश्यू कल्चर करेंगे और डिफरेंट जो है उसी किस्म के प्लांट्स जो है वो बना लेंगे। और दूसरा जो है वो क्या है कि हम ऑब्टेन करेंगे डिजीज़ फ्री प्लांट्स जो है हम ऑब्टेन करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।